Okay, so आज we'll do like PYQs. We'll do PYQs from biochemistry. बायोकेमिस्ट्री का PYQs करेंगे और सबसे पहले इसमें जो हम करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट का। अब बायोकेमिस्ट्री को अगर ऐसे ही देखें तो जनरली FMG का अगर बात करें तो इट विल बी आस्क्ड अबाउट 17 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। ऑलमोस्ट 17 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। सो दिस 17 मार्क्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड देयर। अब इस 17 एक पूरा का पूरा बल्क ही फॉर्म करता है एफएमजी के एग्जामिनेशन में। सो लेट्स स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, लैक्टुलोज इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो है जनरली कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। लैक्टुलोज इज कंपोज्ड ऑफ, इसका आंसर देख रहे हैं आप यहाँ पे, गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज। गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज इज द आंसर फॉर लैक्टुलोज। अगर यहाँ पे देखें तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दिस विल गिव टू लैक्टोज। ये क्या फॉर्म करेगा? लैक्टोज फॉर्म करेगा। वैसे यहाँ पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दैट विल बी फॉर्मिंग सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज विल बी फॉर्मिंग सुक्रोज। नेक्स्ट, a 3 month old baby was presented with severe hepatomegaly एंड कैटरैक्ट इन बोथ आइज। यहाँ पे मेन चीज क्या हमको देखना है, कैटरैक्ट इन बोथ आइज। द चाइल्ड अपीयर्ड लिथार्जिक एंड हाइपोटोनिक, आइडेंटिफाई द एंजाइम इन्वॉल्व्ड। ये थोड़ा क्लिनिकल टच जैसा क्वेश्चन है। 3 month ओल्ड बेबी वाज प्रेजेंटेड विद सीवियर हेपेटोमेगली एंड कैटरैक्ट इन बोथ आइज। कैटरैक्ट बोथ आइज में, कैटरैक्ट जनरली अगर ये हम यहाँ पे अगर पकड़े इसको तो ये जनरली किस तरफ जा रहा है? जनरली इट विल गो टुवर्ड्स गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया यहाँ पे अब गैलेक्टोसीमिया करके यहाँ पे इसका थोड़ा वो मिल्क वाला एज नहीं दिया हुआ है, बट ऑल्सो हेपेटोमेगली और कैटरैक्ट से हम पकड़ सकते हैं एक छोटे से बच्चे में कि दैट इज गोइंग टुवर्ड्स गैलेक्टोसीमिया। और अगर गैलेक्टोसीमिया की तरह जा रहा है मतलब ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट, यहाँ पे याद करना हमको, ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट गैलेक्टोसीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज। गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, गैलपुट करके हम याद कर सकते हैं, गैलपुट। नेक्स्ट, द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ HMP शंट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, है ना, पेंटोज पाथवे भी इसको बोलते हैं जनरली। अगर हम देखें HMP शंट के बारे में अगर हम देखें तो HMP शंट में जनरली रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है? रेट लिमिटिंग एंजाइम HMP शंट में G6PD होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, है ना। जनरली मेन प्रोडक्ट जो एच एम पी शंट के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। HMP शंट के बारे में अगर हम बस इतना समझ लें कि HMP शंट का मेन प्रोडक्ट जो है वो क्या है? NADPH है। और NADPH क्या करता है? जनरली इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑफ क्या था? आरबीसी। आरबीसी का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करने में ये क्या करता है? जनरली हेल्प करता है NADPH। और अगर NADPH जनरली इस पूरे साइकिल में हमको क्या पता है कि G6PD डेफिशिएंट, G6PD क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ जनरली और रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ क्या? दिस HMP शंट। अगर HMP शंट का ये G6PD ही अगर डेफिशिएंट हो गया तो पूरा का पूरा क्या होगा? फॉर्म ही नहीं होगा। अगर पूरा का पूरा फॉर्म नहीं हुआ तो जनरली क्या हो जाएगा? G6PD का अगर डेफिशिएंसी हो गया तो HMP शंट नहीं होगा, और HMP शंट अगर नहीं हो रहा है तो NADPH फॉर्म नहीं होगा, और NADPH फॉर्म नहीं होगा तो फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए कौन नहीं होगा? जनरली NADPH जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है आरबीसी को, वो नहीं होगा। एंड इफ NADPH इज नॉट प्रेजेंट द आरबीसी विल बी प्रोन टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इट विल बी ब्रेकिंग। सो जब ब्रेक होगा, जब टूटेगा तो क्या होगा? उस टाइप के एनीमिया को हम क्या बोलते हैं? हिमोलाइटिक एनीमिया। सो G6PD डेफिशिएंसी विल लीड टू हिमोलाइटिक एनीमिया आल्सो। यहाँ पे ये भी हम समझ सकते हैं। अ चाइल्ड हु हैज अकम्पेनिड हिज फादर टू अ फिश फार्मिंग एरिया इन हिज होम टाउन एक्सीडेंटली इंजेस्ट अ व्हाइट ओडरलेस कंपाउंड। व्हाइट ओडरलेस कंपाउंड, फिश फार्मिंग में जनरली व्हाइट ओडरलेस कंपाउंड जो होता है उसे हम एंटीमाइसिन ए कहते हैं, एंटीमाइसिन ए। सो इसका आंसर हो जाएगा जनरली एंटीमाइसिन ए। लेटर ही डेवलप टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिन इज मोस्ट लाइकली टू कॉज दिस कंडीशन। ये यहाँ पे सिर्फ नाम पूछा गया, सो एंटीमाइसिन ए हम यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से कॉम्प्लेक्स को क्या इनहिबिट करता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि व्हिच कॉम्प्लेक्स इज इनहिबिटेड बाय व्हाट कंपाउंड। अब जनरली इसमें अगर हम देखें देयर आर लाइक 5 कॉम्प्लेक्सेज, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 एंड 5। कॉम्प्लेक्स 1 यानी कि आपको हो गया NADPH,
डिहाइड्रोजिनेज। वैसे ही सेकेंड वाला आपको हो गया कॉम्प्लेक्स 2 यानी कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। 3 यानी कि थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है साइटोक्रोम रिडक्टेज। उसके बाद जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो है वो F0 टू F1 पार्टिकल। 5 कॉम्प्लेक्सेज होते हैं ईटीसी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब इसमें जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को कौन सा इनिबिट करेगा? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को इनिबिट करेगा आपको जनरली जिसमें लास्ट में 1 लिखा है, कॉम्प्लेक्स 1 इज इनहिबिटेड बाय 1 यानी कि रोटिनॉन और फिनोबार्बिटॉन, लास्ट में 1। सो दिस इज इनहिबिटिंग कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 2 को कौन इनहिबिट करेगा ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स 2 को जो करेगा वो मैलोनेट। कॉम्प्लेक्स थर्ड को जो इनहिबिट करेगा दैट विल बी इनहिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्स 3 विल बी इनहिबिटेड बाय जनरली क्या तो थर्ड कॉम्प्लेक्स विल बी इनहिबिटेड बाय like antimycin and BAL, antimycin A and BAL. So this antimycin, ये जो antimycin है ये क्या करेगा? HMP शंट का थर्ड जो है उसको क्या कर देगा? इट विल इनहिबिट द थर्ड कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या एंटीमाइसिन ए और BAL यानी कि ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। इसको हमने एंटीडोट में भी पढ़ा था, किसी चीज का एंटीडोट है, राइट डाउन इन द कमेंट किसका एंटीडोट है। इसके बाद नेक्स्ट BAL। इसके बाद फोर्थ वाला जो है उसको बहुत सारी चीजें, और फोर्थ का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S और साइनाइड। ये 3 चीज हमको याद रखना होगा। ये तीनों किसको इनहिबिट करते हैं? दैट विल इनहिबिट फोर्थ वन। एंड द फिफ्थ वन इज इनहिबिटेड बाय ओलिगोमाइसिन। अब जो फोर्थ और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है इसमें क्या होता है? कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है इसको। अभी कपलिंग को जो है सो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, ये अभी आगे आएगा क्वेश्चन, कि कपलिंग को ना होने देने वाला यानी कि अनकपलर्स क्या है? अनकपलर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज और दोज थिंग्स व्हिच विल जस्ट इनहिबिट व्हाट? इट विल इनहिबिट द जनरली कपलिंग रिएक्शन। जो फोर्थ और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है उसमें कपलिंग रिएक्शन होता है, उसको क्या करता है जनरली? इट विल इनहिबिट। सो दिस इफ फोर्थ एंड फिफ्थ आर नॉट गोइंग टू हैपन, सो अल्टीमेट गोल क्या है? एटीपी का प्रोडक्शन है एचएमपी शंट से। सो एटीपी का प्रोडक्शन फोर्थ और फिफ्थ को अगर कपलिंग होगा उसके बाद क्या होगा? एटीपी प्रोडक्शन होगा। बट अगर एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है मीन्स देर इज नो एनर्जी फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो जो एनर्जी वहां पे था दैट विल बी रिलीज्ड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अब इसमें जनरली हमको क्या समझना है कि ये जो कपलिंग रिएक्शन है इसको सर्टेन सब्सटेंस इनहिबिट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनकपलर्स बोलते हैं। सो इन अनकपलर्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनकपलर्स। एक तो जनरल अनकपलर्स हो गया और एक हो गया फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स। अब फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स में अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स में जनरली क्या होता है? फिजियोलॉजिकल यानी कि शरीर के अंदर। सो दैट विल बी लाइक फर्स्ट अनकपलर इनसाइड आवर बॉडी दैट इज थर्मोजेनिन। इट इज प्रेजेंट इन ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू में ये प्रेजेंट होता है ना, ब्राउन एडिपोज टिश्यू में। और ये जनरली ब्राउन एडिपोज टिश्यू में भी कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ये फिजियोलॉजिकल अनकपलर है। उसके बाद अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी एक क्या है? जनरली अनकपलर है। उसके बाद थायरोक्सिन हार्मोन T3 एंड T4 दैट इज ऑल्सो क्या था? अनकपलर। फिजियोलॉजिकल अनकपलर की बातें कर रहा हूं मैं। द नेक्स्ट वन इज फ्री फैटी एसिड। उसके बाद हम देखेंगे जनरली 2 और अनकपलर जो कि फिजियोलॉजिकल नहीं है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल और एक एस्पिरिन, क्योंकि ये मैं बाहर से ले रहा हूँ एस्पिरिन, है ना। सो दैट इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल अनकपलर, बट एस्पिरिन एंड 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल आर ऑल्सो अनकपलर। सो इतनी बातें अगर हम समझ ले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो हम सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए साइनाइड कौन से को करेगा? फोर्थ कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करेगा। और BAL थर्ड कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करने के लिए क्या क्या है? BAL और एंटीमाइसिन ए। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट नॉन लोकेशन फॉर कार्डियोलिपिन विद इन द सेल। अब सबसे पहले कार्डियोलिपिन का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज कार्डियोलिपिन? कार्डियोलिपिन सिंपली क्या है कि यूनिक फॉस्फोलिपिड है। कार्डियोलिपिन इज अ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट प्लस लिपिड, है ना। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट, 3 चीजें। सो यहाँ पे फंक्शन में अगर हम देखें तो कार्डियोलिपिन का मेजर फंक्शन है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शंस होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन करने के लिए जो एक फॉस्फोलिपिड चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया में दैट इज कार्डियोलिपिन। सो कार्डियोलिपिन कहाँ पे पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का, हमने इतना फंक्शन से तो हमने समझ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन करने में ये काम आता है। सो ऑफकोर्स माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर? तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स ऑफ TCA साइकिल इज फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टेट। ये एस्पार्टेट और TCA साइकिल का क्वेश्चन पूछ रहा है। TCA साइकिल का कौन सा जनरली क्या है? तो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टेट। इसका हम एक लाइन में याद रखेंगे दैट ऑक्सैलो एसीटेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम TCA साइकिल। ऑक्सैलो एसीटेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एस्पार्टेट।
चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड टू बी डेफिशिएंट इन 1 GRK डिजीज। चलो 1 GRK डिजीज, अब 1 GRK डिजीज यानी कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में हम पढ़ते हैं 1 GRK डिजीज। 1 GRK डिजीज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की कमी होती है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की कमी होती है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अब यहाँ पे हमको ये 4 ऑप्शन है, ये भी हमको समझ लेना है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की कमी हुई, दैट विल लीड टू 1 GRK। अब यहाँ पे देखो ब्रांचिंग एंजाइम, एक हम निमोनिक याद करेंगे ABCD, A B एंड CD। सो ए के बाद बी आता है, यानी कि एंडरसन डिजीज इज कॉज ड्यू टू ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंसी। एंडरसन डिजीज इज कॉज ड्यू टू ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंसी। और CD यानी कि C फॉर कोरी एंड D फॉर डी ब्रांचिंग एंजाइम। सो कोरीज डिजीज इज कॉज्ड बाय डी ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंसी। वैसे ये कि यहाँ पे मायोफॉस्फोरिलेज करके दिया हुआ है, मायोफॉस्फोरिलेज की डेफिशिएंसी से क्या होगा, मायोफॉस्फोरिलेज यम फॉर मायोफॉस्फोरिलेज और M फॉर मकार्डल डिजीज। सो मकार्डल डिजीज विल बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मायोफॉस्फोरिलेज, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ठीक है, मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यार। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज विथ एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मायोग्लोबिन्यूरिया। मायोग्लोबिन्यूरिया, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मायोग्लोबिन्यूरिया। मायोग्लोबिन्यूरिया, इसको भी ऐसे हम सिंपली याद कर सकते हैं कि मायोग्लोबिन्यूरिया, यम फॉर मायोग्लोबिन्यूरिया, यम फॉर डेफिशिएंसी ऑफ मायोफॉस्फोरिलेज, मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। और ये कहाँ होता है, मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इज सीन इन मैकार्डल डिजीज। अब देखिए पॉम्पेज डिजीज, पॉम्पेज डिजीज यानी कि टाइप 2, ये क्या होता है, एसिड माल्टेज की कमी से होता है, एसिड माल्टेज। नेक्स्ट 1 GRK डिजीज, 1 GRK डिजीज जो फर्स्ट था ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की कमी से होता है। एंडरसन डिजीज हमने अभी पढ़ा ABCD, यानी कि एंडरसन डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम। अब नेक्स्ट देखते हैं, मसल नॉट इन्वॉल्व इन व्हिच टाइप ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। मसल इज नॉट इन्वॉल्व इन टाइप 1 1 GRK, ये हमको याद ही रखना होगा। टाइप 1 1 GRK डिजीज में जनरली क्या होता है, मसल इज नॉट इन्वॉल्व। टाइप 2 यानी कि पॉम्पे, और टाइप 5 यानी कि मकार्डल, एंड टाइप 7 इज टाइप 6 यानी कि हर्ष। ये भी याद रखना, HERS, हर्ष याद रखना होगा। टाइप 1 देखो ऐसे, टाइप 1 इज नथिंग बट 1 GRK, 1 GRK में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की कमी होती है। सेकेंड टाइप 2 इज नथिंग बट पॉम्पेज, पॉम्पेज डिजीज में किसकी कमी होती है, एसिड माल्टेज की कमी होती है। द एंजाइम डेफिशिएंट इज एसिड माल्टेज। थर्ड जो होता है वो होता है कोरिज डिजीज है, ठीक है, कोरिज में जनरली CD यानी कि कोरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम। फोर्थ जो होता है, फोर्थ इज लाइक एंडरसन डिजीज, एंडरसन डिजीज में A B पढ़ा था हमने, सो ब्रांचिंग एंजाइम की कमी। फिफ्थ जो होता है वो मकार्डल डिजीज होता है, मकार्डल डिजीज यानी कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मकार्डल डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मायोफॉस्फोरिलेज। उसके बाद 6 जो होता है दैट इज हर्ष डिजीज, HERS, हर्ष, हर्ष डिजीज यानी कि ये जनरली आपको किसके कारण होता है, तो हर्ष डिजीज इज ड्यू टू हेपाटिक गैलेक्टोसिडेज, हेपाटिक गैलेक्टोसिडेज, H फॉर हर्ष। ठीक है, ऐसे करके भी याद रखेंगे, ऐसे करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ये 7th इज टारूज डिजीज। अब नेक्स्ट, इंजाइम डेफिशिएंसी इन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 5। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 5 में कौन सा इंजाइम डेफिशिएंट है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 5 यानी कि कौन सा है, मकार्डल डिजीज। मकार्डल डिजीज में कौन सा है, मायोफॉस्फोरिलेज की डेफिशिएंसी। एसिड माल्टेज यानी कि टाइप 2 पॉम्पेज में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज यानी कि टाइप 1 1 GRK में, और डी ब्रांचिंग एंजाइम तो कोरी में ABCD हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इज, अ 12 month old चाइल्ड इज ब्रॉट टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ फेलियर ऑफ थ्राइव। फेलियर ऑफ थ्राइव मतलब डेवलपमेंटल डिले हो रहा है, डेवलप नहीं कर रहा है चाइल्ड। सो नेक्स्ट, ऑन एग्जामिनेशन जनरलाइज्ड हाइपोटोनिया एंड हेपेटोमेगाली वाज नोटेड, चेस्ट एक्सरे शोज मैसिव कार्डियोमेगाली। अब ऑर्गेन्स यहाँ पे मेजर चीज हमको जो पकड़ना है, मैसिव कार्डियोमेगाली यानी कि ऑर्गेन्स का क्या हो रहा है, तो जनरली ऑर्गेन्स लार्ज हो रहे हैं साइज में, ऑर्गेन्स लार्ज हो रहे हैं, तो इसको हम जनरली एक चीज से समझ सकते हैं कि ये रेस्पिरेटरी, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर और ऑर्गेन्स का लार्ज होना, ऑल ऑर्गेन्स आर मोस्टली अफेक्टेड जनरली इन व्हिच कंडीशन, दैट इज नथिंग बट पॉम्पेज टाइप 2। टाइप 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज जिसको हम पॉम्पेज डिजीज बोलते हैं, एंड इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एसिड माल्टेज। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या सोच रहा है, व्हिच इंजाइम इज लाइकली डेफिशिएंट इन दिस केस। सो पॉम्पेज अगर हम यहाँ पे डायग्नोसिस बना लेंगे तो जनरली वी कैन राइट ग्लूकोसिडेज दैट इज एसिड माल्टेज, लाइसोसोमल अल्फा 1 4, यहाँ पे हम एसिड माल्टेज करके याद रखते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है एसिड माल्टेज, सो बहुत ज्यादा हम नहीं देखेंगे, एंड डायरेक्टली वी विल पुट एट एसिड माल्टेज। अब नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, फर्स्ट में ही मैंने एक्सप्लेन, इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पांचों का पांच कॉम्प्लेक्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर वाज लाइक हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन सल्फाइड H2S, उसके बाद साइनाइड
और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नॉट CO2। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड दिया होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा इसका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो खत्म हो गया। क्यूबेन ये भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, साइनाइड, साइनाइड यानी कि हाँ साइनाइड, H2S डाइहाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किसको इनहिबिट करता है, कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करता है। ओलिगोमाइसिन कॉम्प्लेक्स 5 को इनहिबिट करता है और ये एटीपी सिंथेज इनहिबिटर है, इतना ये भी हमको याद रखना होगा कि एटीपी सिंथेज, जो लास्ट में एटीपी सिंथेसिस होता है उसके लिए जो एंजाइम चाहिए एटीपी सिंथेज, ये उसको इनहिबिट करता है, ओलिगोमाइसिन। चलो ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल अनकपलर, मैंने शुरू में बोला था फिजियोलॉजिकल अनकपलर क्या क्या है। फिजियोलॉजिकल अनकपलर यानी कि जो फोर्थ और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स का जो रिएक्शन है जिसको कपलिंग बोलते हैं उसको नहीं होने देगा। सो द फर्स्ट थिंग इज थर्मोजेनिन, found in thermogenin. Now you revise with me. Thermogenin which is found in, thermogenin is found in adipose tissue, उसमें भी कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट अब हमको देखना है माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया ये है ना। उसके बाद थर्मोजेनिन के बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, फ्री फैटी एसिड्स। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, फ्री फैटी एसिड्स के बाद थायरोक्सिन T3 T4, और एक हमारे पास क्या था, यहाँ पे देखो ऑप्शंस में कौन कौन सा है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये मैंने पहले ही बोला था 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, और जनरली क्या है एक और एस्पिरिन, ये फिजियोलॉजिकल अनकपलर नहीं है। सो एस्पिरिन एंड 2,4 डाइनाइट्रोफिन, ये तो फर्स्ट में हमने आंसर लगा लिया। थायराइड हार्मोन ठीक है, फ्री फैटी एसिड ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये भी ठीक है, और एक थार्मोजेनिन ठीक है, ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू अबाउट फेड स्टेट। फेड स्टेट में अब क्या होता है, जब खाना खाते हैं तो जनरली फेड स्टेट में पोस्ट प्रेंडियल और ग्लूकोज वाला तो हमने पढ़ा है ना, फास्टिंग स्टेट और पोस्ट प्रेंडियल स्टेट जनरली वी हैव स्टडीड इन डायबिटीज है ना, डायबिटीज में हमने पढ़ा। तो खाने के बाद जनरली क्या होता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, अगर इंसुलिन बढ़ेगा तो ग्लूकागॉन ऑफ कोर्स कम होगा। सो इंक्रीज इन इंसुलिन लेवल एंड डिक्रीज इन ग्लूकागॉन लेवल विल बी आवर आंसर। ग्लूकागॉन एक्टिवेट्स ऑल एक्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लूकागॉन एक्टिवेट्स ऑल एक्सेप्ट। ग्लूकागॉन जनरली क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस को टर्न ऑफ कर देता है। ग्लूकागॉन टर्न्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस पे निगेटिव इंपैक्ट है इसको, ये स्टिमुलेट नहीं करता, ग्लाइकोलाइसिस को डिक्रीज करता है या फिर इनहिबिट करता है। तो बाकी क्या है हमारे पास, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखो ग्लूकागॉन यानी कि जनरली हमने क्या पढ़ा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो चीजें, इंसुलिन जिस चीज को बढ़ाएगा, ग्लूकागॉन उस चीज को घटाएगा। तो जनरली ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि नए कंपाउंड से ग्लूकोज बनाना, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज नहीं बनाना, नया कंपाउंड कोई है, लिपिड है, प्रोटीन है, उससे क्या करना है जनरली हमको ग्लूकोज बनाना है बॉडी के लिए, ग्लाइकोजेन बनाना है बॉडी के लिए। सो अब ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, एक कीटोन बॉडी सिंथेसिस हो गया, कीटोन बॉडी सिंथेसिस लास्ट में जब ब्रेन और हार्ट को जो लास्ट वाले जो बहुत ज़्यादा अगर स्टार्वेशन चला तो बॉडी विल डिपेंड अपॉन कीटोन बॉडी। नेक्स्ट इज लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस यानी कि फैट का ब्रेकडाउन, और फैट के ब्रेकडाउन से भी क्या होता है, जनरली एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। सो इन दैट केसेस ग्लूकागॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक्टिवेट करता है, कीटोन बॉडी को जनरली क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कीटोन बॉडी सिंथेसिस और लाइपोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, वहीं पे ग्लाइकोलाइसिस को ये इनहिबिट और टर्न्स ऑफ करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्मोजेनिन इज प्रेजेंट इन, थर्मोजेनिन कहाँ पर प्रेजेंट है, मैंने पहले बोला थर्मोजेनिन कहाँ है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट है, उसमें भी कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ है, तो इनर मेम्ब्रेन। थर्मोजेनिन क्या है, थर्मोजेनिन इज अ अनकपलर, ठीक है, अनकपलर प्रोटीन और अनकपलिंग प्रोटीन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ 5 ईयर चाइल्ड केम इन टू क्लिनिक विद द कंप्लेंट ऑफ बोन पेन, बोन पेन हो रहा है, और यहाँ पे देखो HPE हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशंस पे क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस, इसके बाद मुझे पढ़ना ही नहीं है, क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस यानी कि गाउचर्स डिजीज, गाउचर्स डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज, बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज। अब नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा गैलेक्टोसेलेब्रोसिडेज की कमी से क्या आता है, फेब्रिज डिजीज होता है। तो मैं बताऊंगा, ये अभी यहाँ पे अलग ही टाइप का यहाँ पे पूछ दिया गया, ये इस टॉपिक में नहीं आना चाहिए था, अभी हम जब आगे करेंगे तो बताऊंगा मैं। क्रैबेज डिजीज यानी कि बीटा गैलेक्टोसिडेज, लेकिन ये रॉन्ग है, क्रैबेज डिजीज इज ड्यू टू बीटा गैलेक्टोसेरेब्रोसिडेज होगा, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज गाउचर, क्योंकि हमने तो पहले ही बना लिया था ये गाउचर है, लेकिन गाउचर में क्या है, ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज, बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज की कमी होती है, बट यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसेरेब्रोसिडेज है, सो ये भी गलत है, दैट विल बी डी विल बी आवर आंसर। फैट शुगर बेबी, फैट शुगर बेबी यानी कि जनरली बच्चा मोटा तरह दिख रहा है, ये माल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है। सो फैट शुगर बेबी जनरली किस में होता है, यानी कि फैट, फैट अब मोटा होके तो माल न्यूट्रिशन कभी भी नहीं होगा। सो जनरली ड्यू टू माल न्यूट्रिशन इफ द बॉडी इज अपियरिंग लाइक फैट, देन इट इज जनरली ड्यू टू इडीमा, इट इज जनरली ड्यू टू इडीमा। एंड एडिमेटस माल न्यूट्रिशन कौन है, हमको पता है क्वासी और कर है, मैरास्मस में इडीमा एब्सेंट होता है, और मार्क
मसल वेस्टिंग होता है, मार्क मसल वेस्टिंग, मरासमस मार्क मसल वेस्टिंग। चलो, अ वेजिटेरियन पेशेंट प्रेजेंट्स विथ एनीमिया एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। चलो, वेजिटेरियन पेशेंट और एनीमिया हो रहा है। वेजिटेरियन पेशेंट्स में किस चीज़ की कमी होती है, कौन से विटामिन की, विटामिन B12। ये भी आउट ऑफ सिलेबस ये यहाँ पे पूछ रहा है, ये जनरली कार्बोहाइड्रेट में नहीं, ये विटामिन में पूछना चाहिए था, बट यहाँ पे पूछ रहा है वेजिटेरियन पेशेंट्स प्रेजेंट विथ एनीमिया एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। जनरली वेजिटेरियन पेशेंट, और वेजिटेरियन पेशेंट में तो हमको सिंपल हमने पढ़ा है कि वेजिटेरियन पेशेंट में विटामिन B12 की कमी होती है, और अगर विटामिन B12 की कमी हो रही है देन द ओनली एनीमिया दैट इज वी कैन फाइंड इन द ऑप्शन इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज B12 और B9 डेफिशिएंसी, फॉलेट या फिर B12 दैट इज साइनोकोबालामिन, ओनली विटामिन दैट कंटेन्स कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन दैट इज साइनोकोबालामिन, विटामिन B12। अब ये मेगालोब्लास्ट का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। मेगालोब्लास्ट, मेगालो और ब्लास्ट, ब्लास्ट यानी कि स्टिल इट हैज नॉट बीन फॉर्म्ड लाइक अ फुल आरबीसी, नॉट अ मैच्योर आरबीसी, इट इज स्टिल इन द लाइक बोन मैरो। ब्लास्ट यानी कि बोन मैरो में ही है, मतलब ये बच्चा है। मेगालोब्लास्ट, मेगा यानी कि बहुत बड़ा, ब्लास्ट। तो क्या होता है जनरली, मेगालोब्लास्ट इज इमेच्योर लार्ज एबनॉर्मल आरबीसी, और आरबीसी का फंक्शन कर नहीं पाएगा, इसलिए एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट आरबीसी नहीं बनाए। इमेच्योर लार्ज आरबीसी, इमेच्योर लार्ज आरबीसी प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली टू कॉज क्लासिकल गैलेक्टोसेमिया। क्लासिकल गैलेक्टोसेमिया, गैलेक्टोसेमिया सिंपली, गैलेक्टोसेमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी हम समझ लेते हैं। गैलेक्टोसेमिया यानी कि जनरली क्या हो जाएगा, हमने पहले भी पढ़ा था, गैलपुट, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज की कमी से होगा। यहीं पे ये गाल्ट यही है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज की कमी से। इसमें जनरली क्या हो जाएगा, accumulation of galactose 1 phosphate and galactitol in the liver, brain, eyes। अगर आइज में ये गैलेक्टिटॉल का डिपोजिशन हो गया, दैट विल लीड टू विल ड्रॉप कैटरेक्ट। विल ड्रॉप कैटरेक्ट एकदम जरूरी है हमको याद, गैलेक्टोसिमिया में याद करना। अभी नेक्स्ट देखो, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है, ये जनरली G6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में जो लगता है एंजाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। और इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो हमने ऊपर ही पढ़ा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी हो गई तो जनरली दैट विल लीड टू, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी विल लीड टू 1 GRK डिजीज, 1 GRK डिजीज हमने अभी ऊपर पढ़ा। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में। चलो अब आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट, द सब सेलुलर ऑर्गेनल व्हिच इज एसोसिएटेड विथ किलिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब किलिंग करने के लिए हमारे पास सब सेलुलर में एक ही चीज़ है, जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन रिलीज करता है, दैट इज रिलीज बाय लाइसोसोम। सो लाइसोसोम इज हियर एंड इट विल बी योर आंसर। व्हिच एंजाइम इज डेफिशिएंसी कॉजेज एसेंशियल पेंटोस यूरिया। एसेंशियल पेंटोस यूरिया जनरली क्या होता है कि जब जाइलुलोज क्या होता है, जाइलुलोज विल बी converted to xylitol, and for that we require an enzyme called as जाइल्यूलोज रिडक्टेज। जाइल्यूलोज रिडक्टेज की अगर कमी हो गई तो जनरली क्या होगा कि ये जाइल्यूलोज एक्युमुलेशन होते रहेगा, और ये क्या होगा जनरली, दैट विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन, दैट इज नोन एज एसेंशियल पेंटोस यूरिया, और इसका हमको ऑप्शन हो जाएगा जाइल्यूलोज रिडक्टेज। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द यूजेज ऑफ डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स का सबसे मेन यूजेज ये है कि आप खाना उतना ही खाओगे, खाना ज़्यादा ही खाओगे, है ना, बट आपका क्या होगा जनरली, योर कैलोरीज विल नॉट इंक्रीज। बल्क बढ़ेगा खाना का, बट कैलोरीज विल नॉट इंक्रीज। ये डाइटरी फाइबर्स का मेन काम है। सो जनरली डाइटरी फाइबर्स में अगर देखें तो ये इंक्रीज फूड वॉल्यूम विदाउट इंक्रीजिंग द कैलोरीज, जो मैंने अभी बोला। इट प्रोवाइड सटाइटी, अगर ये हम खाते हैं डाइटरी फाइबर्स, तो इससे हमको जल्दी क्या होता है, सटाइटी भी फील होता है। लोअर्स द LDL कोलेस्ट्रॉल, ये सब फंक्शन है इसके। रिड्यूसेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ पासेज ऑफ फूड, इंक्रीजेज इंटेस्टाइनल पीएच। सो यहाँ पे हमको इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं, ग्लूकोज बढ़ेगा कैलोरी बढ़ेगा, सो दैट इज नॉट द आंसर। रिड्यूसेज इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम को ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। सो जनरली रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ पासेज ऑफ फूड। सो दिस इज 23 का बी नंबर ऑप्शन। नो रोल इन मेटाबॉलिज्म, नहीं, मेटाबॉलिज्म में रोल है इसका। कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल नहीं करता। कॉन्स्टिपेशन हो गया तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि जनरली इंक्रीज योर डाइटरी फाइबर्स इनटेक। चलो ठीक। इन ग्लाइकोलाइसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व। और ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा इन्वॉल्व नहीं है, फर्स्ट है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज देखो, HKG के है ना 3 इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं HKG के। सेकेंड आपको रेट लिमिटिंग स्टेप जो कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, और
तीसरा आपको पायरुवेट काइनेज, ये ग्लाइकोलाइसिस के 3 इरिवर्सिबल स्टेप हमको याद भी रखना है। तो इसमें देखो ग्लूकोकाइनेज भी दिया हुआ है, ये फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप किसका है, जनरली ग्लाइकोलाइसिस में ही है। अगर नेक्स्ट देखें पायरुवेट काइनेज, ये लास्ट स्टेप है जो क्या करता है, पायरो इनॉल फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को चेंज करता है पायरुवेट में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को चेंज करता है पायरुवेट में, और ये लास्ट स्टेप है। और नेक्स्ट यानी कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 दैट इज जनरली रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर ये तीनों जनरली अगर रेट लिमिटिंग स्टेप और ये सब ग्लाइकोलाइसिस के, तो एक ही बच जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि टीसीए साइकिल में आता है जनरली, दैट विल बी योर आंसर। यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन, यूरिया साइकिल को हम ऑर्निथिन या फिर क्रेब्स हेंसले साइकिल भी बोलते हैं, दैट जनरली अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म ऑफ लिवर। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब क्रेब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोजेनेसिस भी साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी साइटोप्लाज्म में, एचएमपी शंट भी साइटोप्लाज्म में। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस छोड़ के ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, है ना, एक ग्लूकोजेनेसिस को छोड़ दो, बाकी जितना ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज वाला आता है ना, ये सब कहाँ होता है, जनरली साइटोप्लाज्म में होता है। एचएमपी शंट भी साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, जनरली इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और बाकी जो रह गया हीम, यूरिया, पायरिमिडीन सिंथेसिस, हीम का सिंथेसिस, यूरिया का सिंथेसिस और पायरिमिडीन का सिंथेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, मैंने बोला था ग्लूकोनियोजेनेसिस को छोड़ के। सो दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये चारों चीजें कहाँ होती हैं, जनरली बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा नहीं होता है। अब ये देखो, कोरी साइकिल, यूरिया साइकिल, क्रेब्स साइकिल, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। अब हमको पता है यूरिया साइकिल कहाँ होता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा। क्रेब साइकिल कहाँ होता है, ऊपर। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन भी जनरली क्या होता है, तो ऊपर ही होता है। सो द आंसर विल बी कोरी साइकिल। नेक्स्ट, एमोंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल टेक्स प्लेस अलोन इन माइटोकॉन्ड्रिया, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला। ग्लाइकोलाइसिस होता ही नहीं, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोजेनेसिस ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। अब नेक्स्ट देखो, ग्लूकोजेनेसिस ये कहाँ होता है, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। ये ऑप्शन यहाँ पे तरीके से नहीं दिया गया, बट एक ही है ग्लूकोनियोजेनेसिस जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। सो विल गो विद दिस। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक पाथवेज ऑकर इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बोला था इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोनियोजेनेसिस बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हिमसिंथेसिस बोथ साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया। यूरिया साइकिल बोथ हिम बोथ जनरली cytoplasm and mitochondria। So glycolysis is our answer. Gluconeogenesis is mainly seen in gluconeogenesis। अभी हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म और जनरली माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, पर कहाँ पर, कौन से ऑर्गन में, मोस्टली लीवर में 90% होता है और किडनी में 10% ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक्स प्लेस। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी कॉजेज G6PD, मैंने शुरू में ही बोला था, दैट इज हीमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑन, क्या, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑन जनरली आरबीसी। आरबीसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कौन बचाता है, एनएडीपीएच। एनएडीपीएच कहाँ फॉर्म होता है, एचएमपी में फॉर्म होता है, एचएमपी शंट में फॉर्म होता है। एचएमपी शंट में अगर एनएडीपीएच फॉर्म हो रहा है तो एचएमपी शंट में अब क्या होगा, उसका रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, द रेट लिमिटिंग स्टेप इज G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। मतलब अब पूरा का पूरा एचएमपी शंट ही नहीं होगा, एचएमपी शंट नहीं होगा तो एनएडीपीएच प्रोड्यूस नहीं होगा, एनएडीपीएच प्रोड्यूस नहीं होगा तो आरबीसी का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से नहीं बच पाएगा, एंड दैट विल लीड टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ आरबीसी लीडिंग टू हेमोलाइटिक एनीमिया। Essential fructosuria is due to the deficiency of which enzyme? Essential fructosuria is due to deficiency of which enzyme? Fructosuria generally is due to the fructokinase. Fructokinase एल्डोलेज ए और एल्डोलेज बी। एल्डोलेज बी जनरली क्या होता है, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस में होता है। फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, नॉट फ्रक्टोस्यूरिया। सो फ्रक्टोज इंटॉलरेंस में एल्डोलेज बी की डेफिशिएंसी होती है, और एल्डोलेज ए का अगर डेफिशिएंसी होगा तो ये हीमोलाइटिक एनीमिया कर सकता है। ग्लूकोकाइनेज यानी कि ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में जो चाहिए वो एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज। ये हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा, एचकेजी के हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटालाइज इरिवर्सिबल स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। मैंने शुरू में बोला 3 इरिवर्सिबल स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस में, एचकेजी के, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, और तीसरा हमारे पास कौन सा था, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से जनरली पीके, हाँ एचकेजी के, PFK1 एंड पीके। सो फर्स्ट स्टेप हेक्सोकाइनेज ये है फर्स्ट स्टेप। PFK1 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है। पाइरुवेट काइनेज ये लास्ट स्टेप है जिसमें फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनता है, ये भी इरिवर्सिबल स्टेप है, इनोलेज इज
the reversible step. Gluconeogenesis is inhibited by, gluconeogenesis generally is inhibited by insulin. अगर इंसुलिन से इनहिबिट हो रहा है तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, ऑफ कोर्स एक्टिवेट करेगा। अब इंसुलिन जनरली ग्लूकोनियोजेनेसिस इज इनहिबिटेड। ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करने वाली चीज़ें क्या क्या है, एक इंसुलिन है, दूसरा डायबिटीज है, एएमपी, फास्टिंग और हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट, और कार्बोहाइड्रेट फीडिंग, ये सब क्या करेंगे, जनरली ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेंगे। The net ATP yield when one molecule of pyruvate is completely oxidized to CO2 and H2O. CO2 and H2O जनरली एक ग्लूकोज कितना करता है, यहाँ पे हमने ये एक ग्लूकोज से जनरली भी हम उसमें अगर हम करें लाइक इफ 36 एटीपी का टोटल होता है, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। सो सिंपली आप यहाँ पे देखो द नेट एटीपी, इसमें हमको ज़्यादा जाना ही नहीं है। पायरुवेट इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O। CO2 दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट से हमको कितना मिलता है, 20 एटीपी मिलता है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट से हमको कितना मिलेगा, 10 एटीपी मिलेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमारा हो गया है ना, ये हो गया हमारा। अब इसमें हम ज़्यादा नहीं करेंगे, अभी नेक्स्ट हम कर लेंगे चलो यहाँ से कर लेते हैं, लिपिड्स का कर लेते हैं। लिपिड्स, द पेशेंट हैड अ हिस्ट्री ऑफ स्ट्रीनस एक्सरसाइज बट फॉरगॉट टू टेक हिज मील। एक तो स्ट्रीनस एक्सरसाइज किया है, दूसरा क्या किया, मील लेना छोड़ दिया। एंड लेटर हैड अ अल्कोहल इन अ पार्टी। अब मील भी लेना छोड़ दिया और अल्कोहल भी ले लिया। मील भी लेना छोड़ दिया यानी कि प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग स्टेट हो गया, और उस पर ऊपर से क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया। कुछ सोने पे सुहागा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहिबिटेड बाय अल्कोहल। अब ये हाइपोग्लाइसेमिया का कंडीशन है, तो जनरली इसमें जनरली अल्कोहल क्या इनहिबिट कर देगा, सो अल्कोहल इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस विल बी इनहिबिटेड हियर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनकंजुगेटेड टू कंजुगेटेड बिलीरुबिन, अनकंजुगेटेड टू कंजुगेटेड बिलीरुबिन। अब ये जनरली लीवर में होता है। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है उसको कंजुगेटेड में चेंज किया जाता है जनरली। अब क्या होता है, अब जो बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है वो अनकंजुगेटेड, तो वो क्या करता है, ब्लड में जनरली एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होकर कहाँ जाता है, लीवर में आ जाता है। अब लीवर में आने के बाद जनरली क्या होता है, लीवर में आने के बाद लीवर उसको क्या करता है, जनरली अनकंजुगेटेड जो बिलीरुबिन है उसमें ग्लूकोरोनिक एसिड को ऐड करेगा। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में ग्लूकोरोनिक एसिड को ऐड करेगा, और इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लूकोरोनिडेशन। ग्लूकोरोनिक एसिड का ऐड हुआ इसलिए विल टेल इट लाइक ग्लूकोरोनिडेशन। और ग्लूकोरोनिडेशन इसीलिए हमने इस प्रोसेस का नाम दिया बिकॉज ग्लूकोरोनिक एसिड इज बीइंग एडेड। और ये ग्लूकोरोनिक एसिड क्या कर देगा, चेंज कर देगा अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड। अब अनकंजुगेटेड वाटर इनसॉल्युबल होता है और कंजुगेटेड वाटर सॉल्युबल होता है, इतना हमको याद रखना। कंजुगेटेड इज वाटर सॉल्युबल और ये अनकंजुगेटेड इज नॉट वाटर सॉल्युबल और इट इज लिपिड सॉल्युबल करके हम समझ सकते हैं। अब ये ग्लाइकेशन क्या है, ग्लाइकेशन हम पढ़ते हैं HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन हम पढ़ते हैं ना। सो यहाँ जनरली क्या था, ग्लाइकेशन में शुगर एडहियर्स टू प्रोटीन्स विदाउट इंजाइम्स, विदाउट इंजाइम्स यानी कि इंजाइम का कोई फंक्शन नहीं है, डायरेक्टली एडहियर हो रहा है। नेक्स्ट ग्लूकोरोनिडेशन हमने अभी पढ़ा, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में जनरली कंजुगेटेड ग्लूकोरोनिक एसिड ऐड करके उसको क्या बनाना है, कंजुगेटेड बिलीरुबिन बनाया, दैट टेक्स प्लेस इन लिवर। अब नेक्स्ट ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन यानी कि शुगर एडहियर्स टू प्रोटीन्स विथ इंजाइम, विद द हेल्प ऑफ इंजाइम। देखो थोड़ा सा नाम चेंज होने से पूरा का पूरा वो फंक्शन चेंज हो जाता है। ऑक्सीडेशन यानी कि या तो ऑक्सीडेशन का मतलब हमने क्लास 12 में भी पढ़ा था जनरली, लियोजर, LEO लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एंड GER गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, हमने पढ़ा था ना लियोजर करके। सो दिस ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन ऐड कर दो या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, चलो इतना पता। और फास्टिंग स्टेट जो है वो इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, हमने अभी पढ़ा था। ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट, ऊपर भी पढ़ा था हमने, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट फास्टिंग स्टेट या फिर हाइपोग्लाइसेमिया करता है। अब इनहिबिटर्स देख लो, डायबिटीज, AMP, फास्टिंग, हाइपोग्लाइसेमिया, इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट फीडिंग, कार्बोहाइड्रेट फीडिंग। अब इसको देखो, अल्कोहल जो है एक तो ऑलरेडी इनहिबिट हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस ड्यू टू हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, ये फर्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन में। अब ऊपर से हमने क्या किया, अल्कोहल भी लगा दिया 2-4 पैक, सो दैट विल लीड टू एग्रेवेटिंग द कंडीशन। एक तो ऐसे ही ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट है, ऊपर से फिर आपने अल्कोहल ले लिया तो और सोने पे सुहागा हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैंने थोड़ा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस क्या होता है और कैसे होता है।
जनरली कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस का अगर हम देखें, सो दिस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन हेपेटिक साइटोसोल यानी कि लीवर के साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है, अपन हाइड्रोलाइसिस, ट्राइग्लिसराइड को अगर हम हाइड्रोलाइसिस पे सब्जेक्ट करेंगे तो दैट विल गिव 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। व्हेन दिस 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल गोज अंडर बीटा ऑक्सीडेशन, ये पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का पाथवे है, ये देगा हमको एसिटाइल सीओ। ये मेजर कंपाउंड है, ये भी याद रखना है हमको, मेजर कंपाउंड है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए एसिटाइल सीओ। एसिटाइल सीओ ये अब फर्दर क्या देगा, एसिटो एसिटाइल सीओ, यहाँ पे एच एम जी सी ओ ए सिंथेसिस क्या करेगा, इसको फॉर्म करा देगा एच एम जी सी ओ ए, और उसके बाद ये एच एम जी सी ओ ए रिडक्टेज क्या फॉर्म कराएगा, मिवालोनेट। अगर ये एच एम जी सी ओ ये क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है, एच एम जी सी ओ ए रिडक्टेज, दिस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे का एच एम जी सी ओ ए रिडक्टेज इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। और जो हमारा स्टेटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है, स्टेटिन ग्रुप, एटोरवास्टेटिन एंड मोर, दिस ड्रग्स एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग दिस एच एम जी सी ओ ए रिडक्टेज। उसके बाद मिवालोनेट फॉर्म होगा, मिवालोनेट के बाद आइसोप्रीनोइड, उसके बाद सिक्वालिन और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन कंपाउंड है, सिक्वालिन 30 कार्बन, और आइसोप्रीनोइड जनरली 5 कार्बन कंपाउंड है। इतना हमको यहाँ पे अगर समझ लिए तो हो जाएगा हमारा काम। मोस्टली क्या पूछा जाता है, यही एच एम जी सी ओ ए रिडक्टेज और एच एम जी सी ओ ए सिंथेज के बारे में पूछा जाता है, और ये मेन कंपाउंड एसिटाइल सी ओ ए के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली डिराइव इसी से हो रहा है पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे देखो फंक्शंस में कोलेस्ट्रॉल जनरली क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जो यहाँ पे फॉर्म होगा उसका फंक्शन क्या है, कोलेस्ट्रॉल विल हेल्प इन जनरली बाइल एसिड का प्रोडक्शन में, जनरली इट विल हेल्प। अब वहाँ पे बाइल पिगमेंट भी दिया होगा क्वेश्चन में, तो बाइल पिगमेंट को हमको नहीं मारना है, आवर आंसर विल बी बाइल एसिड नॉट बाइल पिगमेंट। विटामिन डी सिंथेसिस, और तीसरा स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, तीन चीजें। अब ये कोलेस्ट्रॉल से जो बाइल एसिड बनता है उसमें जो रेट लिमिटिंग स्टेप है दैट इज 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये भी थोड़ा याद रख चलेगा। richest source of cholesterol, richest source of cholesterol is egg, one egg is equals to 250 micrograms of cholesterol। हाइपर कोलेस्टेरोलिमिया, अब कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, नियासिन यूज करते हैं। नियासिन जनरली क्या करता है, इंक्रीजेज एच डी एल एल डी एल, इंक्रीजेज एच डी एल, डिक्रीजेज एल डी एल एंड डिक्रीजेज ट्राइग्लिसराइड। साइड इफेक्ट क्या है इसका, फेशियल फ्लशिंग, ये भी हमको थोड़ा सा याद रखना है। एच डी एल हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड और ट्राइग्लिसराइड, ये हमको पता है जनरली, काइलोमाइक्रोन्स वगैरह सब चीज़ हमको पता है। ये लिपिड स्टोरेज डिजीज पे मैं आऊँगा, पहले अब थोड़ा ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे। सो द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस हमने अभी पढ़ा, एच एम जी सी ओ ए रिडक्टेज, ठीक है। 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज क्या है, ये भी हमने अभी पढ़ा। रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर बाइल एसिड सिंथेसिस, ये कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 और 2 जनरली क्या करता है, ट्रांसफर्स फैटी एसिड टू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। ये बीटा ऑक्सीडेशन में जनरली हमको काम लगता है कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफरेज 1 और कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफरेज 2। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंजाइम क्या है, जनरली साइट्रेट सिंथेज, ये जनरली साइट्रिक एसिड साइकिल में होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंजाइम है। अगर एटीपी सिंथेज का अगर हम देख ले तो ईटीसी कॉम्प्लेक्स 5 में ये आता है जनरली। एटीपी सिंथेज कहाँ आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स 5 में। नेक्स्ट, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने पढ़ा था ऊपर, है ना। सो नेक्स्ट, मोनो इनर मेम्ब्रेन में आता है ये, ठीक है। अब मोनो एमिनो एक्सीडेज, एम ए ओ, माओ इनहिबिटर्स करके हम फार्मा में पढ़ते हैं, सो दिस इज अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। माओ ए जो है जनरली क्या करता है, माओ ए मोनो एमिनो ऑक्सीडेज विल जनरली मेटाबोलाइज सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, इसको क्या करेगा जनरली, इट विल मेटाबोलाइज। माओ बी जो होता है वो मेनली डोपामिन को क्या करता है, जनरली मेटाबोलाइज करता है, और इसको जैसे माओ बी इनहिबिटर्स, वी यूज माओ बी इनहिबिटर्स, माओ बी इनहिबिटर्स हम यूज करते हैं लाइक सेलिजिलिन यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज, किसमें यूज करते हैं, पार्किंसन डिजीज, माओ बी इनहिबिटर्स। अब चलो नेक्स्ट, एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज का हमने पढ़ लिया। एटीपी सिंथेज कहाँ आता है जनरली, फिफ्थ ईटीसी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में, F1 F0 टू F1 पार्टिकल जो होता है उसमें आता है। कैटालेज यानी कि जनरली कैटालेज क्या करता है, जनरली H2O2 रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होता है H2O2, उसको क्या करता है, हाइड्रोजन और वाटर में तोड़ देता है जनरली कैटालेज। सो ये जनरली क्या करता है, प्रिवेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो मैंने बोला था ना कि NADH भी प्रिवेंट करता है, और ये जनरली क्या करता है, कैटालेज भी प्रिवेंट करता है। ये जनरली कैटालेज कहाँ होता है, इट इज फाउंड इन द पेरोक्सिसोम। एंड ये कैटालेज पे दो चीज़ें और हमको समझनी होंगी, कैटालेज पॉजिटिव एंड कैटालेज निगेटिव ऑर्गेनिज्म ने माइक्रोबायोलॉजी में जो पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि स्टेफाइलोकोकस क्या है, कैटालेज पॉजिटिव, और स्ट्रेप्टोकोकस कैटालेज नेगेटिव। सो कैटालेज का अगर इतना हमने किया तो दैट इज मोर देन इनफ। कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, अभी हमने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए जो सबसे मेन कंपाउंड होता है वो क्या होता है, एसिटाइल सीओ। इज इट डन,
डैश डाइट यानी कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, DASH, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये जनरली क्या होता है, रिच इन पोटासियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये डैश डाइट जो होता है, that must be rich in three things, that is potassium, calcium और magnesium, and it should be low in sodium, saturated fat and added sugar. So rich in potassium सही है ये, rich in calcium, magnesium सही है ये, सोडियम नहीं सही। डैश डाइट में जो हमको अवॉइड ही करना है वो क्या करना है, सोडियम, उसके बाद सैचुरेटेड फैट और एडेड शुगर, ये तीन चीजें हमको कम करनी है। जनरल डैश डाइट इज यूज्ड फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। चलो नेक्स्ट, फैट्स आर स्टोर्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इन टिश्यू। फैट किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, फैट इज stored in the form of ट्राइग्लिसराइड इन एडजिपोज टिश्यू। फैटी एसिड क्या होता है जनरली, अगर ये ट्राइग्लिसराइड को अगर हम तोड़े देन इट विल गिव राइज टू जनरली फैटी एसिड। दूसरा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एक डिराइव्ड लिपिड है और कोलेस्ट्रॉल इसका इतना करें तो हो जाएगा। इन फैटी लीवर विच इज नॉट गिवन, फैटी लीवर में कौन सा नहीं दिया जाता है, कोलिन। कोलिन तो दिया जाएगा क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड फॉर VLDL। जो बैड फैट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट बैड फैट इज नोन एज LDL, ठीक है। सो जनरली कोलिन क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर VLDL सिंथेसिस, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। फॉलिक एसिड भी हमको देना होगा। नेक्स्ट मेथियोनिन, मेथियोनिन क्या करता है, मेथियोनिन इज सैम डोनेटर, यस एडिनोसाइल, जनरली यस एडिनोसाइल मेथियोनिन, ये जनरली क्या करता है, फॉर मिथाइलेशन में क्या करता है, जनरली इट विल हेल्प इन मिथाइलेशन। अगर मिथाइलेशन हो गया, SAM चाहिए मिथाइलेशन के लिए, दैट विल लीड टू डिटॉक्सिफिकेशन, और डिटॉक्सिफिकेशन अगर हो गया तो फैटी लीवर डिक्रीज हो जाएगा। सो ये तीन चीज तो हम देंगे इथेनॉल यानी कि अल्कोहल। एक तो ऑलरेडी क्या हो रखा है, फैटी एसिड हो रखा है, और ऊपर से हम अल्कोहल देंगे नहीं। सो दिस इज आवर आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्डियो प्रोटेक्टिव, कार्डियो प्रोटेक्टिव देखो HDL, HDL का काम क्या है, हाई डेंसिटी लिपिड दैट विल जनरली ट्रांसपोर्ट, ये एक लाइपोप्रोटीन, HDL, LDL, VLDL जितना भी है लाइपोप्रोटीन है। सो जनरली इसमें क्या होता है, हाई डेंसिटी ये जो HDL है ये जनरली क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा जो हमारा लिपिड्स हैं उसको कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्रॉम टिश्यू टू लीवर, टिश्यू में जितना भी उसको निकाल के लीवर में दे देगा, लीवर उसको मेटाबोलाइज कर देगा। सो ये हमारा रिस्क कम ही कर रहा है। HDL इज अ कार्डियो प्रोटेक्टिव गुड लिपिड, क्या कर रहा है, गुड लिपिड है ये। दूसरा LDL, LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपिड, इसको हम बैड लिपिड भी बोलते हैं, बैड लिपिड भी बोलते हैं, HDL है ना, बैड फैट भी बोलते हैं। सो जनरली ये क्या करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर से टिश्यू में जाकर रख देगा। अब टिश्यू में जाकर रख दिया तो इसी से तो क्या हो जाएगा, ब्लड सेल्स इधर उधर जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो जाएगा। सो LDL इज अ बैड फैट। नेक्स्ट VLDL, VDL जनरली क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यूज, लीवर से पेरिफेरल टिश्यूज में VLDL लेके जाएगा। काइलोमाइक्रोन विल हेल्प इन के द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू वेरियस टिश्यू, इंटेस्टाइन से प्लाज्मा में ले जाने के लिए काइलोमाइक्रोन की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट फैटी एसिड टू फॉर्म इन फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस में जो फर्स्ट होगा वो होगा पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड इन प्रोडक्ट ऑफ क्या है, फैटी एसिड सिंथेसिस, इसमें जो फर्स्ट बनेगा दैट इज पाल्मिटिक एसिड। एक 16 कार्बन 16 कार्बन का चेन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक इन फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस में जो प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज जनरली एसिटाइल CoA, जो फर्स्ट स्टेप है एसिटाइल CoA, ये फर्स्ट स्टेप एसिटाइल CoA, ये कन्वर्ट करेगा किस, ये कन्वर्ट होगा मेलोनाइल CoA में विद द एंजाइम एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेशन होकर दैट विल फॉर्म मेलोनाइल CoA। आइडियल टोटल कोलेस्ट्रॉल टू HDL कोलेस्ट्रॉल रेशियो, टोटल कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाय HDL, ये जनरली 4 से कम होना चाहिए, लेस देन 4 आइडियल होता है। तो लेस देन 4 यहाँ पे हमको 3.5 सबसे नजीक वाला जो ऑप्शन है, सबसे नियरेस्ट ऑप्शन 3.5 है, सो विल गो विद दैट। ये जनरली HDL टोटल कोलेस्ट्रॉल टू HDL इज अ कार्डियो प्रोटेक्टिव, हमने अभी पढ़ा था। सो दैट विल गिव अ आइडिया अबाउट रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि अब 4 से अगर ऊपर गया तो देयर इज अ डेफिनेट रिस्क ऑफ atherosclerosis. Which short chain fatty acid is anti-inflammatory in nature and also as anti-proliferative, short chain fatty acid जो anti-inflammatory और anti-proliferative activity है जिसका, that is butyric acid। butyric acid जनरली क्या करता है, it also protects from colorectal carcinoma, इतना हमको याद रखना है। और baby is completely on formula milk, he is at a high risk of what kind of disorder। अब जनरली फार्मूला मिल्क पे वैसा कुछ डिसऑर्डर होता नहीं है, बट अगर बेबी को पहले से ही कोई कंडीशन लाइक रेप्सम डिजीज है, रेप्सम डिजीज में जनरली क्या होता है, रेप्सम डिजीज एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि फाइटेनाइल CoA हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है, which will lead to increase phytanic acid, which will lead to increase fatty
ए फाइटेनिक एसिड एंड इट कैन लीड टू रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आल्सो। तो मैंने पहले ही बोला, इफ द बेबी ऑलरेडी हैज रेप्सम डिजीज देन द फॉर्मूला मिल्क विल इंक्रीज फाइटेनिक एसिड व्हिच इज अ ब्रांच चेन फैटी एसिड एंड रिक्वायर्स द अल्फा ऑक्सीडेशन, जिसको अल्फा ऑक्सीडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये अल्फा ऑक्सीडेशन जनरली क्या होता है, इन पेरोक्सिसोम ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन एंड आई। और अगर ये इंजाइम फाइटेनाइल सीओए हाइड्रोक्सिलेज की कमी है तो फाइटेनिक एसिड बढ़ेगा और जनरली क्या हो जाएगा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो सकता है। सो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा विल बी आवर आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एन 18 month old child came to your OPD with a loss of development as per the age. The patient has a history of seizures as well as, ये देखो seizures as well as open complaints breathing, hearing, यानी कि sensitive to hearing भी है, हियरिंग ऑल्सो। व्हाट इज लाइकली इंजाइम डेफिशिएंसी, ये तीन चीजें, सीजर, ब्रीथिंग का डिफिकल्टी और हियरिंग का डिफिकल्टी, अगर ये तीन चीजें हैं दैट इज डायरेक्टली पॉइंटिंग अस टुवर्ड टे सेक्स डिजीज, दैट इज डायरेक्टली पॉइंटिंग अस टुवर्ड टे सेक्स डिजीज। अब इसमें देखो हेक्सोएमिनेज ए, हेक्सोएमिनेज ए इट इज डिक्रीज कॉजेज, है ना, डिक्रीज कॉजेज इंक्रीज जनरली हेक्सोएमिनेज की कमी से क्या होगा, GM2 और गैंग्लियोसाइड GM2 जो है वो बढ़ेगा। और इससे एक और चीज हमको यहाँ पे याद रखना है, इसमें टे सेक्स डिजीज में चेरी स्पॉट इन मैक्यूला, यानी कि आई में चेरी स्पॉट भी हो सकता है। ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज ये जनरली बीटा गाउचर्स, बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज कहाँ होता है, गाउचर्स डिजीज में होता है। G6PD यानी कि रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ HMP शंट डिक्रीज अगर हो गया G6PD तो हेमोलाइटिक एनीमिया होगा। हेक्सोएमिनेज की ए एंड बी, हेक्सोएमिनेज ए एंड बी, अगर हेक्सोएमिनेज ए की कमी है तो दैट विल बी टे सेक्स डिजीज, एंड हेक्सोएमिनेज ए और बी दोनों की कमी है तो दैट विल बी सैंडहॉफ डिजीज, सैंडहॉफ डिजीज, सैंडहॉफ डिजीज। इतना हमने किया। अब यहाँ पे एक लिपिड स्टोरेज डिजीज का अगर हम थोड़ा सा देख लें तो बात ही खत्म हो जाएगा। नीमन-पिक्स डिजीज, नीमन-पिक्स डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज। गाउचर डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज। क्रैबेज डिजीज ड्यू टू द बीटा गैलेक्टोसेरेब्रोसिडेज की कमी से होता है। फेब्रिज डिजीज अल्फा गैलेक्टोसेरेब्रोसिडेज की कमी से। टे सेक्स डिजीज हेक्सोएमिनेज ए की कमी से, और सैंडहॉफ्स डिजीज हेक्सोएमिनेज ए एंड बी की कमी से। सो इतना अगर देख लें तो डन, विल बी डन विथ दिस टॉपिक। और हमने ये दोनों खत्म कर दिया। ये नीमन-पिक्स डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम वही पूछ रहा है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज। सो दिस, by doing this much we have already completed the two main topics, that is carbohydrate and fatty acid. Next हम next video में देखेंगे। Up to then, like, subscribe to the channel and we'll be doing all till your FMG and NEET PG हम सारे questions यहीं पे solve करेंगे। This much.